नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। विशेष जानकारी देखते हैं क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई है। विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार रजनीश बुटानी के आधिकारिक संचार में बताया गया कि यह परिवर्तन 5 दिसंबर से प्रभावी है। 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित पांडिचेरी विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान रहा है। 1985 का पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम कुलाधिपति के पद सहित विश्वविद्यालय की शासन संरचना की रूपरेखा तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16वें वित्त आयोग का गठन। कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे अध्यक्ष। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। विस्तृत जानकारी। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। वित्त आयोग केंद्र राज्यों के बीच शुद्ध कर के वितरण सहित विभिन्न मामलों में सिफारिश करेगा। यह राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के अनुपूर्ण के लिए राज्य के समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का भी सुझाव देगा। आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन प्रयासों के लिए वर्तमान वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा और इसके बारे में समुचित सिफारिश भी कर सकता है। 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार 450 रुपए की रियायत दर पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। राजस्थान सरकार 1 जनवरी से 450 रुपए की दर से सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने घोषणा की कि सब्सिडी राशि महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे भेज दी जाएगी। अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 500 रुपए की दर से एलपीजी सिलेंडर दिया जाता है। प्रत्येक परिवार को हर वर्ष सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलेंगे। तो ये अभी घोषणा राजस्थान के अंदर हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी को नया लोगो मिला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी को हाल ही में देश को मौसम और जलवायु सेवाएं प्रदान करने के लिए 150वें वर्ष की शुरुआत से पहले एक नया लोगो मिला है। नारंगी और हरे रंग के मिश्रण से नया लोगो वर्तमान लोगों के साथ अंकित संख्यात्मक 150 को दर्शाता है और जो भारतीय मानसूनी हवाओं को भारत के ऊपर से गुजरते हुए दिखाया गया। आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंधित विषयों में संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। आगे देखते हैं क्या। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024। जीवन विज्ञान श्रेणी में वर्ष 2024 के ब्रेक थ्रू पुरस्कारों ने 3 दुर्लभ रोगों पार्किंसन रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कैंसर से पीड़ित लोगों के जीवन को बदलने के लिए अभूतपूर्व अनुदान को मान्यता दी। मौलिक भौतिकी और गणित की श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। कैंसर के उपचार में प्रगति। कार्ल जून और मिशेल शेडेलन ने एकल कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिए सिंथेटिक रिसेप्टर्स के साथ आनुवंशिक रूप से ही कोशिकाओं को इंजीनियर किया, जिससे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा जैसे लिक्विड कैंसर के प्रति उपचार हेतु उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। कुछ रोगियों ने उपचार के बाद पूर्ण ट्यूमर उन्मूलन और दीर्घकालिक मुक्ति का अनुभव किया। उसके बाद है फिर
सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रेकथ्रू सबाइन हदीदा, पॉल नेगुलेस्कू और फ्रेडरिक वॉन गोर ने सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंतर्निहित कारण का इलाज करने के लिए पहली प्रभावी दवाओं का आविष्कार किया। ट्रिपल कॉम्बिनेशन दवा सहित ये दवाएं प्रोटीन को ठीक से कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे इस रोग से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आयु में काफी सुधार होता है। फिर है पार्किंसंस रोग की खोज। थॉमस गैसर, एलन चिंड्रोस्की तथा एंड्रयू सिंगलटन ने पार्किंसंस रोग के सबसे आम आनुवंशिक कारणों की खोज की है। ये निष्कर्ष न्यूरोनल विनाश में लाइसोसोम की भागीदारी की ओर इशारा करते हैं और साथ ही रोग के अंतर्निहित कारणों के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। मूलभूत भौतिकी विजेता डॉन कार्डी और अलेक्जेंडर जमोलोडिविजिकोविच ने क्वांटम क्षेत्र में सिद्धांतों में जीवन भर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने में योगदान दिया है। गणित पुरस्कार विजेता साइमन ब्रेंडल ने विभेदक ज्यामिति, एक ऐसा क्षेत्र जो वक्रों, सतहों तथा स्थानों का अध्ययन करने के लिए कैलकुलस का उपयोग करता है, में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नई जानकारी देखते हैं क्या है। अंगोला ओपेक से हुआ बाहर, तो क्या है ये, पूरी जानकारी देखते हैं। अफ्रीका के दो सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक अंगोला ने घोषणा की है कि वह उत्पादन कोटा पर विवाद के कारण तेल उत्पादकों के संगठन है, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अलग हो रहा है। कौन? अंगोला। ओपेक तथा 10 सहयोगी देशों ने अस्थिर वैश्विक कीमतों को बढ़ाने के लिए 2024 में तेल उत्पादन में और अधिक कटौती करने का फैसला किया, जो अंगोला के अनुसार कीमतों में गिरावट से बचने और अनुबंधों का सम्मान करने की उसकी नीति के विरुद्ध है। ओपेक मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में इसका ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बनाया गया था। अंगोला 2007 में समूह में शामिल हुआ और कार्टेल छोड़ने वाला पहला देश नहीं है। इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर सभी ने ऐसा ही किया है। अंगोला ने के ओपेक से अलग होने से उसके पास 12 सदस्य रह जाएंगे। कोपरा एमएसपी में वृद्धि, किसानों और बाजारों को प्रोत्साहन। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने हाल ही में कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिससे वर्ष 2024 सीजन के मिलिंग कोपरा के लिए 11,160 प्रति क्विंटल और बाल कोपरा के लिए 12,000 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। इन समायोजनों का लक्ष्य मिलिंग कोपरा के लिए 51.84% और बाल कोपरा के लिए 63.26% का पर्याप्त मार्जिन सुनिश्चित करना है, जिससे केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों को लाभ होगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे, जिससे खोपरा तथा छिलके वाले नारियल की खरीद के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित होगा। सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत राशि मिले। वर्ष 1965 से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उत्पादन लागत, बाजार के रुझान एवं मांग आपूर्ति की गतिशीलता के आधार पर एमएसपी की सिफारिश करता है। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया। भारत सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 3(1) के तहत विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। समूह को भारत विरोधी प्रचार फैलाते हुए और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखते हुए पाया गया है। तो तहरीक-ए-हुर्रियत एक संगठन है। वाइस एडमिरल श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना कमान कोची के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल श्री वी श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा पदक
और नौसेना पदक ने 31 दिसंबर 2023 को कोची के नौसेना बेस में आयोजित एक प्रभावशाली औपचारिक परेड में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल एम पी होली पीवीएसएम एवीएसएम एनएम के स्थान पर यह पदभार ग्रहण किया है, जो भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए संदेश अपनाया। डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में अर्धसैनिक बल नए साल में सभी आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए संदेश ऐप पर स्विच करने के लिए तैयार है। संदेश है यह बदलाव संवेदनशील जानकारी सुरक्षा और सुरक्षा संगठनों के भीतर सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार। 28 दिसंबर 2023 को आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक श्री एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में श्री हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो प्रजा पालन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मुल्लू ने हाल ही में इब्राहिमपट्टनम में सरकार के प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों को समझने और संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापार पहल की शुरुआत है। प्रजा पालन कार्यक्रम को निवासियों की जरूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, जमीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया। इस पहल में व्यक्तियों से आवेदनों का संग्रह शामिल है, जो सरकार को विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा वादा की गई 6 गारंटियों के संभावित लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए यूएई को रुपये में किया भुगतान। तो भारत सरकार ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में किसे भुगतान किया? यूएई को। क्या खरीदने के लिए? कच्चा तेल। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे माल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेन देन लागत में कटौती करने और रुपये को एक व्यवहार्य व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित करने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। यह पहल 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक उस फैसले के तहत उठाया गया जिसमें आयातकों को रुपये में भुगतान करने और निर्यातकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान में इसका कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। टाटा पावर ने राजस्थान ट्रांसमिशन परियोजना को सुरक्षित किया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष परियोजना वाहन बीकानेर 3 नीमराणा ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली में टाटा पावर विजय हुई है। परियोजना की अनुमानित लागत 1544 करोड़ है। टाटा पावर ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना हासिल की और सफल बोलीदाता के रूप में आशय पत्र प्राप्त किया। ट्रांसमिशन पहल को बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा और इसे राजस्थान के बीकानेर कॉम्प्लेक्स से 7.7 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया। इस परियोजना में 340 किलोमीटर लंबे ट्रांसमिशन कॉरिडोर का निर्माण शामिल है, जो बीकानेर 3 पुलिंग स्टेशन को नीमराणा 2 सब स्टेशन से जोड़ता है। सरकार की एफसीआई चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचने की योजना।
तो सरकार की एफसीआई चावल को किस ब्रांड के तहत बेचने की योजना है? भारत ब्रांड। चावल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार अब एफसीआई चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव की जानकारी खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि अभी तक इसकी रियायती दरें तय नहीं हुई है। इससे पहले सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत ई नीलामी के माध्यम से चावल की बिक्री शुरू की थी। वित्तीय प्रणाली के लिहाज से एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई महत्वपूर्ण बैंक। 3 बैंक महत्वपूर्ण बताए गए हैं वित्तीय प्रणाली के लिहाज से। तो कौन कौन से? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में फिर से पुष्टि की है। विशेष रूप से एसबीआई और एचडीएफसी बैंक को उच्च श्रेणियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे 1 अप्रैल 2025 से ही एसबीआई बफर आवश्यकताओं में वृद्धि की आवश्यकता होगी। आरबीआई ने आईसीआईसीआई पर म्यूचुअल फंड के फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिस्सेदारी के ऋण को मंजूरी दी। महिंद्रा ओटीपीपी के ग्रीन इन्विट के लिए 2.5 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग में एआईआईबी अग्रणी। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक महिंद्रा ग्रुप द्वारा समर्थित सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्विट के लिए 2500 करोड़ रुपए के धन उगाने वाले दौर का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस पहल से विभिन्न घरेलू संस्थागत निवेशक भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। जीसीसी का दक्षिणी कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने इस वर्ष अपने दूसरे मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके प्रमुख एशियाई भागीदारों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया। दक्षिणी कोरिया के साथ हुआ हालिया समझौता निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और अपने आर्थिक पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए ब्लॉक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नव स्थापित एफटीए के हिस्से के रूप में दक्षिणी कोरिया ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों सहित लगभग 90% सभी वस्तुओं पर टैरिफ हटाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। दूसरी ओर खाड़ी देश 76.4% व्यापारिक उत्पादों और 4% व्यापारिक वस्तुओं पर टैरिफ खत्म करके इसका जवाब देंगे। व्यापार बाधाओं में इस पारस्परिक कमी का उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना और द्विपक्षीय वाणिज्य के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाना है। समझौते का दायरा टैरिफ उन्मूलन से परे वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार, सरकारी खरीद और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के बीच सहयोग तक फैला हुआ है। ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद एसी ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पंचायत अधिनियम 1989 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी। संशोधन उनके आरक्षण की सुविधा के लिए अधिनियम के भीतर जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की परिभाषा को शामिल करने पर केंद्रित है। जम्मू कश्मीर पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2023 का मसौदा शुरू में भारत सरकार के गृह मंत्रालय एमएचए को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई टिप्पणियों की सावधानीपूर्वक जांच की गई, जिससे संशोधित मसौदे में आवश्यक संशोधन शामिल किए गए। वर्ल्ड विजार्ड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता किया। गुजरात सरकार के साथ कंपनी के सहयोग के बाद वर्ल्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेजेज लिमिटेड ने हाल ही में अपने शेयरों में 9.98% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी। इस रणनीतिक कदम को गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक टीएस शाह और वर्ल्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शीतल भालेराव द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर अंबाती रायडू। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे अंबाती रायडू को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल करवाया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम नारायण स्वामी और सांसद
पेदी रेड्डी, मिथुन रेड्डी भी मौजूद थे। बता दें कि अंबाती रायडू आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहे हैं। गौरतलब है कि रायडू ने अपना आखिरी क्रिकेट मैच 29 मई को इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेला था। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।